हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथकेम क्लासेस में। और आज इस वीडियो में हम लोग अपनी क्लेडन बुक रीडिंग सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोगों को अपनी क्लेडन बुक रीडिंग सीरीज का जो चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों को पढ़ना है कर्ली एरोस रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब इससे पहले हम लोगों ने रिएक्शन क्यों होती है इसके बारे में डिस्कस किया है, रिएक्शन कैसे होती है इसके बारे में डिस्कशन किया है। और हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन कर लिया है। अब हमें उसमें ही आगे बढ़ना है और आज हम लोग ऐसा समझेंगे कि पहली बार हम लोग ये पहला एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जो कि क्या है, कर्ली एरोस का रिप्रेजेंटेशन। जिसमें आज तक आपने पढ़ा होगा ना, इस तरीके से आपने एरोस देखे होंगे कि एक मॉलिक्यूल पर इस तरीके से एक एरो ये बनाते हैं हम लोग। आपने इससे पहले अगर नहीं समझा है, क्योंकि हम लोग पहली बार इस बुक को पढ़ रहे हैं, तो यही समझते हैं कि हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल खत्म है हमारी नॉलेज, ठीक है। तो उस बेसिस पर ये जो एरोस हम लोग लगातार देखते हुए आते हैं ना, कॉपीज में, बुक्स में, हायर क्लासेस में, वीडियोस में, तो आखिरकार ये इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है आज वो आप सीखने वाले हो। और इसके बाद अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। सबसे लास्ट पार्ट आपको ये मैकेनिज्म वाला समझना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। और इससे पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे। जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट का, क्लेडन बुक रीडिंग सीरीज का, वहां से आप देख सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये तीसरा चैप्टर है हमारा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इन एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेड वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो अपने लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, या फिर जिसे हम लूमो भी कहते हैं, लूमो में वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। अब वो कैसा हो सकता है लूमो उनका, या लो लेइंग इनका एम्प्टी ऑर्बिटल कैसा हो सकता है। तो एक तो ये हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज हो, ठीक है, उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि किसी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, तो वो अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले सकता है। या फिर अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद एन एम्प्टी ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज का होना जरूरी नहीं है, न्यूट्रल एटम भी अगर अपने पास एम्प्टी ऑर्बिटल लगता है और वो लो लोइंग है, मतलब उसकी एनर्जी कम है, इंटरेक्शन के लायक है, तो वहां पर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। इस तरीके से डबल बॉन्ड भी एक इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। और डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल का काम कब करता है, जब उसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कनेक्टेड हो। किसी एक एटम के साथ कोई दूसरा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्टेड हो तो वो बॉन्ड पोलराइज हो जाता है और इस वजह से वो अपने एम्प्टी, मतलब वो अपने पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ठीक है। पाई स्टार भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा और उसकी एनर्जी कम होगी। इसी तरीके से अगर एक सिंगल बॉन्ड है और उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है तो वो बॉन्ड भी पोलराइज हो जाएगा और वो भी अपने सिग्मा स्टार में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। ये सारी की सारी क्लासेस पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ ही लिए थे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कि कर्ली एरोस का रिप्रेजेंटेशन और उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से वन बाई वन, लाइन बाई लाइन हम लोगों को चीजों को पढ़ते चलना है और समझते चलना है। और आपको भी ये समझना है कि आखिरकार किस तरीके से आपको जब बुक पढ़नी है, इस वीडियो के अलावा आप भी हो सकता है ना कभी बुक पढ़ोगे अपने मन से, तो उसमें आपको किस तरीके से हर लाइन का मतलब समझते हुए चलना है। You have now seen several examples of curly arrows representing the movement of electron during a reaction, and it is time to discuss them in details. Okay? जो हम लोगों ने अभी तक कर्ली एरोस बहुत देखे हुए हैं, बहुत रिएक्शंस में देखे हुए हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है उसे डिस्कस करने का। It is no exaggeration to say that this simple device is one most powerful tool chemists have for explaining सिंपली एंड एक्यूरेटली हाउ रिएक्शन वर्क। तो ये सबसे सिंपल मैकेनिज्म है, सबसे सिंपल टूल है जिसकी हेल्प से आप लोग रिएक्शंस को, उनकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की मैकेनिज्म को आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। कर्ली एरोस आर टू रिएक्शंस व्हाट स्ट्रक्चर डायग्राम्स आर टू द मॉलिक्यूल। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्या कि कर्ली एरोस क्या है, ये रिएक्शंस के लिए उसी तरीके का काम करते हैं जैसे मॉलिक्यूल्स के लिए उनका स्ट्रक्चर। अगर आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की नॉलेज हो तो आप उससे उसके बारे में काफी कुछ बता सकते हो। इसी तरीके से रिएक्शंस में जो एरोज होते हैं वो भी सेम काम करते हैं, वो एक तरीके से उसकी रिएक्शन का स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं, इनडायरेक्टली कहा जा सकता है, ठीक है। वी डिस्कस द गाइडलाइंस फॉर ड्रॉइंग स्ट्रक्चर्स इन चैप्टर 2। हम लोगों ने चैप्टर 2 मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है,
वहां पर आप ये समझ सकते हो कि इन गाइडलाइंस क्या होती हैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की। आपने मतलब इससे पहले कहीं पर भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की भी कुछ रूल होते हैं ना, कि ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कनेक्ट कर देंगे आपस में। तो उन रूल्स की तरीके यहाँ पर भी कुछ रूल होंगे, वही बता रहे हैं। एक्सप्लेनिंग दैट ऑल्दो द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में बी वेरी कॉम्प्लेक्स, अ गुड स्ट्रक्चर डायग्राम will represent all of its important feature without unnecessary details। तो कह रहा है कि आपको जैसे पता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर उस मॉलिक्यूल में बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसका बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स उसकी प्रॉपर्टीज है, लेकिन अगर आपको उसका सही स्ट्रक्चर मालूम हो तो सीधी सी बात है आप उसके बारे में काफी सारी नॉलेज पता कर लेते हो। जैसे CH4 मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है तो उससे उसके बॉन्ड एंगल से रिलेटेड उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंगल से मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग स्ट्रक्चर की हेल्प से पता कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जब आप कर्ली एरोज समझ जाओगे तो उन कर्ली एरोज की हेल्प से आप उस रिएक्शन को देखते ही उस रिएक्शन के बारे में काफी सारी नॉलेज आपको देखते ही पता चल जाएगी। यही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्ली एरोज आर सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है। यू हैव सीन हाउ रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द ओवरलैप एंड समेशन ऑफ molecular orbitals to make the new molecular orbitals। आपने इससे पहले देखा हुआ you have seen how reaction involve the overlap and summation of molecular orbitals। आपने इससे पहले देखा हुआ है कि मॉलिक्यूल किस तरीके से अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करते हैं और उनको जोड़कर नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन दोस ऑर्बिटल द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन दोस ऑर्बिटल, जब आप ये देखते हो ना कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में मिले, मिक्स हुए, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, तो एक तरीके से क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। अब यहां पर क्या है, कर्ली एरोज अलाउ अस टू रिप्रेजेंट ऑल इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दीस इंटरेक्शंस। तो ये हमने अभी तक जो पढ़ा हुआ है इनके बारे में क्या करता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स रिप्रेजेंट करता है कर्ली एरोज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट वेरी सिंपली, सब बड़े ही आसान तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमें एक्सप्लेन करता है विदाउट बीइंग कंसर्न्ड विद अननेसेसरी डिटेल्स। जैसे यहां पर आप स्ट्रक्चर को देखकर उसकी अननेसेसरी डिटेल्स के अलावा उसके मेन पॉइंट्स को पता कर लेते हैं, इसी तरीके से कर्ली एरोस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताते हैं बिना किसी फालतू की बात को यूज करे हुए। ठीक है। इट्स नाउ टाइम टू आउटलाइन सम गाइडलाइंस फॉर राइटिंग मैकेनिज्म विद कर्ली एरोस। दिस इज द फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट, आप सभी को पता होना चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी बेसिक पर ध्यान नहीं दिया है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास कर्ली एरोस को शो करने का भी आपके पास गाइडलाइंस आपको पता चल जाएंगी इस बुक को पढ़ने की हेल्प से, जो कि नॉर्मली हर जगह डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि बहुत बेसिक पॉइंट हो जाता है ये। चलिए अब इसको समझते हैं आगे, और आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि मैं ऐसे ही बोर्ड पर इसको बुक रीडिंग सीरीज को आगे कंटिन्यू करूं, या फिर जैसे हम लोग इससे पहले सीधा स्क्रीन पर बुक को देखकर लिखकर पढ़ रहे थे, वैसे अगर आपको लग रहा हो तो आप वैसे भी मुझे बता दीजिएगा, तो उस तरीके से ही मैं वापस कंटिन्यू कर दूंगा। अगर आपको ऐसे ज्यादा इंटरेक्टिव लग रहा है तो इस तरीके से पढ़ेंगे। कर्ली एरोस शोज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे सिंपल एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए क्या, कि कर्ली एरोस क्या कर रहे हैं, मूवमेंट का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमें शो कर रहे हैं। A curly arrow represent the movement of a pair of electron। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, it shows a pair of electron। अगर इस तरीके से एरो को प्रेजेंट किया गया है, it means ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं फ्रॉम देयर टू देयर, फ्रॉम देयर टू देयर। जिधर एरो होता है उस तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और जहां पर उसकी टेल है वहां से इलेक्ट्रॉन उठ रहा है, मतलब उस जगह था अब दूसरी जगह चला गया। यही बातें बता रहे होंगे। फ्रॉम अ फील्ड ऑर्बिटल, एक फील्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, सीधी सी बात है। कभी कभी एक बॉन्ड पेयर होगा, जैसे कोई एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ए बी के बीच में एक ये बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या है, एक ऑर्बिटल ही तो है। इन दोनों के दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होकर एक नया ऑर्बिटल बनाया गया है, और ये नए ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करेगा, और शो किधर करेगा, फील्ड से किधर की तरफ करेगा, फ्रॉम इनटू एन एम्प्टी ऑर्बिटल। तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी होना बहुत जरूरी है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उस जगह एक एम्प्टी ऑर्बिटल का होना भी जरूरी है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। You can think of the curly arrow as a representing a pair of electron thrown like climbers grappling hook। जैसे हाँ, जैसे घूमने के लिए हम लोग जब चढ़ने के लिए इस तरीके से नहीं वो क्रैम्पलिंग हुक फेंकते हैं, जिसको फेंक कर फिर उसके बाद उसके साथ जो क्लाइंबर्स होते हैं वो चढ़ जाते हैं।
उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही है, ऐसे घुमा के मतलब आपने ये फट से हमारा वहां चला गया, ठीक है। across from where it is standing to where he wants to go. Similarly, in the simplest case, the result of this movement is from a bond between a nucleophile and and nucleophile and an electrophile. Here are two examples where we have already seen in which a lone pair of electrons are transferred to empty orbital of atomic orbital. तो इसके बारे में ये थोड़ी सी और बात बता रहे हैं, चलिए उसको हम लोग देखते हैं और आगे की तरफ समझते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताई गई हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ये पहला एग्जांपल जो देख रहे हैं, यहाँ पर पहले एग्जांपल में क्या है, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है ना, सिंपल पता है आपको। इसके पास हाई ऑर्बिटल मतलब हाई एनर्जी के फील्ड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर ऑक्साइड न्यूक्लियोफाइल है, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, H प्लस के एम्प्टी ऑर्बिटल में भेज रहा है। तो यहाँ पर अब अगर आप इसको शो करना चाहते हैं बिना कुछ लिखे OH माइनस के फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहां गया, H प्लस के एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो आप सीधा इस दोनों को लिखिए और यहाँ पर ये एरो इस तरीके से बना दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के फील्ड ऑर्बिटल से हाइड्रोजन के एम्प्टी ऑर्बिटल में चला गया, ठीक है। और जब इसको आप आगे ऐसे एरो बनाएंगे तो इट मींस ये रिएक्शन होगी। तो बस इसमें ही सारी की सारी बातें जो मैंने अभी आपको बोली ना, ये सारी की सारी चीजें ये बता रही है रिएक्शन। तो ये है बिना कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दिए बिना से मेन बात आपको सीधी सीधी पता चल गई। जैसे स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का पता चल जाता है तो उसके बारे में प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं, वैसे ही अगर आप ये इतना लिख देंगे तो इस रिएक्शन में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया कहां से कहां तक हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एटम होता है, ऑक्सीजन एटम के पास दो बॉन्ड बने हुए हैं, तो उसके पास क्या है, अभी एक ये लोन पेयर प्रेजेंट है। वैसे ऑक्सीजन के पास टोटल बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से उसने 2 के साथ बॉन्ड बना लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, मतलब उसके पास 2 बॉन्ड पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो उनमें से हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ शो कर रहे हैं जो यहाँ पर दिया जा रहा है, इसके द्वारा डोनेट किया जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करता है। तो वो डोनेशन कैसे करता है, उसे लिखेंगे कैसे, ये हम लोग सीख रहे हैं। और यहाँ पर बोरॉन एटम के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है कि नहीं है, इसके पास एक p ऑर्बिटल है ना एम्प्टी, और 3 फ्लोरीन एटम लगने की वजह से उसकी एनर्जी अब और भी कम हो गई है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कम कर देते हैं, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा ही होगा। तो ये इसके पास लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास ये फील्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहाँ से यहाँ भेज सकता है और इसके बाद ये रिएक्शन होगी। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, देने की वजह से, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उस पर क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से तो क्या होगा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ आप एक बात और सोच सकते हैं कि जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आने चाहिए, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आने चाहिए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये दोनों लोग शेयर कर रहे हैं। इस समय देखो जब ये बॉन्ड बना है तो इस समय दोनों लोग क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और जब ये दोनों लोग एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो मतलब उसका तो न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, बस इसने ओवरऑल ऑक्सीजन ने एक एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया है, जिस वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, एक नया सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये नया सिग्मा बॉन्ड बन गया। A curly arrows always start, अब आप बोर्ड पर देखिए, मेरी तरफ मत देखिए। A curly arrows always start with its tail resting on the symbol representing a pair of electron in a filled orbital. एक कर्ली एरो क्या करता है, अपनी टेल को क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यहाँ पर उसकी टेल रेस्ट कर रही होती है, वो क्या कर रहा होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है a pair of electron in a filled orbital। तो वही बात है, जहां पर ये बना हुआ है ये इस लोकेशन को मार्क करके बता रहा है, इस लोकेशन पर क्या है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी फील्ड ऑर्बिटल में। इन दिस केस द लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, तो लोन पेयर जो है वो एक तरीके से नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर को जब भी आप कहीं देखोगे किसी भी जगह नेगेटिव चार्ज है तो एक तरीके का वो लोन पेयर ही कंसीडर करना उसको, विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ लोन पेयर, ठीक है। सीधी सी बात है, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर में अंतर होता है, वो आप आगे चल के सीखेंगे इस चीज के बारे में, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो लंबा हो जाएगा यहाँ पर लेक्चर। The head of the arrow indicates the final destination of electron. The new bond between oxygen and hydrogen or oxygen and boron in these examples are in examples as we are forming a new bond. The head of arrow should drawn
to a point somewhere on the line between the two atoms। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जो एरो के बाद ये जो आपका ये जो है ना, ये हेड इसका, तो अगर यहाँ पर बी मॉलिक्यूल और ए मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ए और बी के बीच में जहां बॉन्ड बनना था उसके पहले ही यहाँ पर रखना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, इसके ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, इसके पास में रखो, इन दोनों के बीच में रख सकते हो कहीं पर भी, इसके पास में। तो यही कह रहा है द हेड ऑफ द एरो शुड बी ड्रॉन टू अ पॉइंट समवेयर टू द लाइन बिटवीन द टू एटम्स, इन दोनों एटम्स के लाइन के बीच में यहाँ पर कहीं पर एटम बी के पास जहां पर बॉन्ड बनने वाला जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, व्हाई डज अ कर्ली एरो रिप्रेजेंट टू इलेक्ट्रॉन्स। तो कर्ली एरो दो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट क्यों करता है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि कभी एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। वेल एज यू सॉ इन चैप्टर 4 इट टेक्स टू इलेक्ट्रॉन टू मेक अ बॉन्ड। सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन को एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वैसे एक भी चाहिए होते हैं, वो एक अलग केस हो गया। एंड इन दीज टू केसेस दोज इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम अ लोन पेयर। इन दोनों ही केसेस में देखो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन करने के लिए वैसे क्या होता है कि एक एटम ए बना हुआ है, एक एटम बी बना हुआ है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आए, दोनों इसे शेयरिंग कर लें और शेयरिंग करने से नया बॉन्ड बन जाएगा। ये तो एक नॉर्मल बॉन्डिंग हो गई। लेकिन इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड बन रहा है उसमें से एक एटम ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन देने की वजह से पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यही बात आपको क्लियरली बता रहे हैं। इट टेक्स टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड एंड इन दीज टू केसेस दोस इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम अ लोन पेयर। लोन पेयर से आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर हम लोग ऐसा एरो यूज कर रहे हैं। We use a different sort of arrow for a movement of one electron as you will see in chapter 24 and 37। तो हमने वैसे चैप्टर 24 ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अगर कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, मान लो अगर आप ऐसा शो करना चाह रहे हो कि एक एटम ये ए था, एक एटम ये बी था और ये दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे आकर एक एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहे हैं आपस में। मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, और जब भी किसी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसे रेडिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडिकल। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, इसका एरो ऐसे शो करेंगे, हाफ एरो शो किया जाता है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो हाफ एरो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो कर रहा है, और जब भी फुल एरो होगा तो वहां पर लोन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जा रहा है। तो इससे जो बॉन्ड बना वो इस तरीके से बनेगा ए। ठीक है, तो इस बॉन्ड में दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक एटम से ना आकर अलग अलग एटम से आए हुए हैं, और उसके लिए एरोस कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियरली सबको समझ में आ गई। when the nucleophile attack an anti-bonding orbital। अब क्या कह रहा है कि when the nucleophile attack an anti-bonding orbital such as the weak BR-BR bond we have just been discussing, we need two arrows, one to make the new bond and one to break the old one। ये यहाँ पर अब आपको समझना पड़ेगा, बात काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है कि अगर आप फिर से एक बार ध्यान से पढ़िए, when the nucleophile attacks the anti-bonding orbital such as BR-BR, ब्रोमीन एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। आपको पता है कि ब्रोमीन क्या होता है, ये ब्रोमीन है एक एटम और ये दूसरा ब्रोमीन एटम है। जब ये दोनों ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स जब शेयर करके, मान लो इसके पास एक ऑर्बिटल था, ऐसे एक ऑर्बिटल, ठीक है, एसपीडी कोई भी ऑर्बिटल था, इसके पास एक ऑर्बिटल था, इन दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग करी, और ओवरलैपिंग करने से क्या हुआ, इन्होंने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, ऐसे एक सिग्मा बॉन्ड बना, तो एक सिग्मा स्टार भी बनता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ऑर्बिटल्स का, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है, और ये क्या बना आपका सिग्मा स्टार बना। अब आपको पता है कि इन बीआर एटम बहुत बड़ा है, जिस वजह से उसके ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, जिस वजह से उनका जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। जब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम नहीं होगी तो इसके सिग्मा स्टार की एनर्जी बहुत ऊपर भी नहीं होगी, बहुत हाई एनर्जी में भी नहीं होगी। तो हाई एनर्जी में ना होने की वजह से इसका जो सिग्मा स्टार होता है, इसकी एनर्जी थोड़ी रेंज में होती है मॉलिक्यूल्स के, जो इस पर अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रोमीन के सिग्मा स्टार पर अटैक करना किसी ऑर्बिटल के लिए, कोई दूसरा ऑर्बिटल है उसका इस ऑर्बिटल पर अटैक करना बहुत आसान है। तो ऐसे केस में क्या कर रहा है, बॉन्ड वी हैव जस्ट बीन डिस्कसिंग, वी नीड टू एरोज,
वी नीड 2 एरोस, हमें यहाँ पर 2 एरोस रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। अब यहाँ पर मैकेनिज्म को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं कि कई बार हो सकता है एक से ज्यादा आपको एरोस यूज करने पड़ेंगे। एक तो मान लो सल्फर एटम था, उसने अपने फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन भेजे और ये कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, ये गया इसके एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग। अब जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा तो आपको पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डाल दो और एक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डाल दो तो एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल जाते ही ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्योंकि जितना स्टेबलाइजेशन हुआ उतना डिस्टेबलाइजेशन हो गया, तो मॉलिक्यूल को अब आपस में जुड़ने का कोई फायदा बचा नहीं। दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आए थे, ओवरलैपिंग करी, ओवरलैपिंग बनने से स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल बना जिसमें इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। लेकिन अगर आपने उसमें फिर से ऐसे इलेक्ट्रॉन डाल दिए जिनकी एनर्जी ज्यादा है, जिन्होंने इसकी कम वाली एनर्जी को ओवरकम कर दिया, मतलब इनके पास जो फायदा हो रहा था ओवरऑल एनर्जी लॉस का वो खत्म कर दिया, तो अब दोनों मॉलिक्यूल फ्री हो जाएंगे और इसे कहते हैं ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इसे शो कैसे करेंगे, इसने ऐसे इलेक्ट्रॉन दिया तो ये वाला ऑर्बिटल इस तरीके से ब्रेक किया जाएगा। तो यहां पर देखिए आप सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग भी आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ कर्ली एरोस। तो यहां पर क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेकिंग क्या क्या शो कर रहा है, यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड पेयर में, ये जो सिग्मा बॉन्ड था, इस सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से ब्रेक होकर एक ब्रोमीन एटम के पास चले गए। यहां पर दोनों के पास है लेकिन वो ब्रेक होकर एक ब्रोमीन एटम के पास चले गए हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। इसने यहां से धक्का मारा और धक्का मारते ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड चले गए। तो अब सल्फर ने इलेक्ट्रॉन दिया तो देने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिले तो उसकी वजह से उसके पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब चलिए इसी चीज को इन्होंने यहाँ पर और आपको आगे एक्सप्लेन कर कर समझाया होगा। और क्लीडन की सबसे अच्छी बात रहती है ये, इस बुक में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए मिलते हैं, इन्हें जरूर पढ़ते रहिएगा। क्या कह रहा है, सम केमिस्ट प्रेफर टू प्लेस दिस पॉइंट हाफ वे बिटवीन द एटम्स बट we think it is clear and more informative if the arrowhead is closer to the atom to which the new bond is forming. For these examples, the difference is minimal and either method is completely clear. But in more complex situations, our method prevent ambiguity. As we shall see later, we shall adopt this convention through this book that the arrow ends closer to the electrophile. तो बस यही बात ये बता रहे हैं कि भैया कई बुक्स में क्या होता है कि बीच में रख देते हैं लोग, ऐसे मतलब बॉन्ड ब्रेक करते होंगे तो यहाँ इस जगह रख देते होंगे, तो हम बीच में नहीं रखते हैं। इस बुक ने उसको सीधा इलेक्ट्रोफाइल के क्लोज लेके गए हैं इस हेड को ऑफ दिस कर्ली एरो, बस यही बात है और कुछ नहीं। द बॉन्ड मेकिंग एरो इज द सेम एज बिफोर, इट स्टार्ट्स ऑन द न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर एंड एंड्स नियर टू द इलेक्ट्रोफाइल, बट द बॉन्ड ब्रेकिंग एरो इज न्यू। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया आपने इससे पहले दो चीजें देख ली हैं क्या, बॉन्ड मेकिंग वाला एरो जो देखा वो आपने कैसे देखा कि वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा होता है, और ये है बॉन्ड मेकिंग कर्ली एरो। और जो बॉन्ड ब्रेकिंग कर्ली एरो होता है वो थोड़ा सा अलग है, वो हमेशा बॉन्ड के बीच से शुरू होता है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पर है, उस बॉन्ड में है। यहाँ पर कहां पर थे, एटम पर थे, तो ये एटम से शुरू होता है लेकिन ये बॉन्ड से शुरू होगा, बॉन्ड के बीच से शुरू होगा। द एरो शोज दैट द टू इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड मूव टू वन एंड, भाई ब्रोमीन एटम के पास, एंड टर्न इट इनटू एंड एनायन, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से। एज always the arrow starts with something representing a pair of electron in a filled orbital. The BR sigma bond वही इलेक्ट्रॉन पेयर था, it should start in the center of the bond, वही मैंने आपको बात बता दी। Another example अब इसका देख लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, another example is the attack of base on a strong acid HBr। अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म यहाँ पर ये शो करने की कोशिश आपको कर रहा है। क्या है, यहाँ पर ये NH3 है, NH3 के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया कहां पर, ब्रोमीन हाइड्रोजन के सिग्मा स्टार पर, ध्यान रखना सिग्मा स्टार पर। और जब भी किसी स्टार सिग्मा स्टार पर इलेक्ट्रॉन गया तो मतलब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन गया तो पाई बॉन्ड ब्रेक। तो ऐसे ही सिग्मा स्टार पे इलेक्ट्रॉन गया तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, और ब्रेक होगा किसकी तरफ ब्रेक होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। It is not important how much curve
टेम्परेचर यू पुट इन द एरो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, तुम चाहे इसे घुमा लो, ठीक है, चाहे इसे घुमा लो, चाहे इसे घुमा लो, चाहे इसे घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, एज लॉन्ग एज दे कर्ल इनफ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉम स्ट्रेट रिएक्शन एरो, सीधी रिएक्शन से अलग होना चाहिए, दे कैन बी एज कर्ली एज लाइक, कितने भी कर्ली हो सकते हैं, नाइदर डस इट मेक वेदर दे गो टू द लेफ्ट और राइट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि एरो राइट की तरफ जा रहा है कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, वी डोंट केयर अबाउट इट, और वेदर दे कवर अप और कवर डाउन एज लॉन्ग एज दे बिगन एंड एंड टू द राइट प्लेसेस, अब ऊपर नीचे भी अगर तुम मैकेनिज्म में शो कर दोगे ना तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस कुल मिला के एक एटम से दूसरी एटम जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो अपना मैसेज पूरा दे पाए, ठीक है, नाइदर डज इट हो गया, द मैकेनिज्म बिलो इज जस्ट एज करेक्ट, नीचे वाली रिएक्शन मैकेनिज्म भी भैया करेक्ट है, वो बता रहा है कि देखो कितना भी एरो घुमा लो इसको पूरा ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, चाहे राइट में ले जाओ चाहे लेफ्ट में ले जाओ, बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, सिंपल है। अब नोटिस देख लेते हैं क्या इन्होंने बताया हुआ है, नोटिस दैट द फाइनल एरो एंड अप delivering the electron to an electronegative atom, satisfying its desire for electron density. This is a part of reason why double bond or single bond to electronegative atom are often a feature of good electrophile. There are notice that final arrow जो होता है वो end होता है कहाँ पर, electronegative atom पर, जो उसकी desire होती है, ये एक important part है, this is a part of the reason why जब दो double bond होते हैं, डबल बॉन्ड में या डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड को जब ब्रेक किया जाता है तो उसमें हमेशा ऐसा ही होता है, अगर आपने अटैक किया तो बॉन्ड क्या होता है, हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाता है जो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो ये हो गई कर्ली एरोस की बात, क्या कर्ली एरोस को अगर हम लोग थोड़ा सा समराइज कर दें, कर्ली एरोस ऑलवेज स्टार्ट ऑन समथिंग रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबसे की पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, एक बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और एंड एंड एट द पॉइंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन आर मूविंग टू, एंड क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, एरो का एंड क्या प्रेजेंट करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो एरो कहां पर जा रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड इन दिस स्टेप, हाँ सीधी सी बात है, ये बात ध्यान रखना कि जो आपका चार्ज होना चाहिए वो कंजर्व होना चाहिए, अगर मॉलिक्यूल के पहले जो मॉलिक्यूल था, मतलब अगर मान लो ए एटम और बी एटम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो एरो से इलेक्ट्रॉन पेयर देने से ओवरऑल अगर इन पर कोई चार्ज नहीं था तो फाइनल प्रोडक्ट पर भी ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, अगर पहले से था तो नहीं होगा, अगर नहीं था तो अगर एक जगह पॉजिटिव आया तो दूसरी जगह नेगेटिव भी आएगा, ये बात अभी आप लोग धीरे धीरे सीखोगे। चलो इसको इन्होंने बढ़िया लैंग्वेज में आपको समझाया होगा, ये बुक अगर आप से पढ़ोगे ना तो इतनी बढ़िया से समझ में आएगी। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, सिंपल सी बात हमें पता है, इफ द स्टार्टिंग मटेरियल हैव नो ओवरऑल चार्ज देयर मस्ट then neither must the product. In the last example above, it appears that why bromine become negative charge, it takes both electron from the bond even though only one of formally belongs to it, पिछला वाला में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसीलिए आया था इस ब्रोमीन एटम में क्योंकि यहाँ पर जो ये ब्रोमीन ब्रोमीन एटम थे, कहाँ गया ब्रोमीन ब्रोमीन, यहाँ पर जो ये ब्रोमीन ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन ब्रोमीन में जो एक बॉन्ड, ब्रोमीन में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन था लेकिन उसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसने ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आया। और इन चचा के पास यहाँ पर जो ये ब्रोमीन थी ना, इस ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से, जरा ध्यान समझना, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो इस ब्रोमीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ठीक है ना, उसका एक इलेक्ट्रॉन तो ये लेके चली गई, लेकिन यहाँ पर उसके पास जो कमी हुई उस कमी को इसने पूरा कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो पहले ये पॉजिटिव हुआ लेकिन उसने जैसे ही इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन लिया जो एक्स्ट्रा लिया, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जैसे वो फिर से न्यूट्रल हो गया, तो इसलिए इस ब्रोमीन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस सल्फर एटम ने इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया क्योंकि एक की तो वो शेयरिंग कर रहा है अभी भी और एक एक्स्ट्रा दे दिया, इस वजह से उस पर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ गया। और देखो पहले जो मॉलिक्यूल्स थे वो सारे मॉलिक्यूल को मिलाकर ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल था, तो अगर तुम इनको भी मिलाओगे तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बस यही ये लोग समझाएंगे आगे आपको जितना भी अपनी में पढ़ोगे आप। हाँ
चार्ज इज कंजर्व्ड, यही सारी बातें हैं इसमें। अगर आप क्लियरली पढ़ोगे तो सब कुछ बता रखा है। इसका एग्जांपल दे रखा है कि जैसे मान लो NH3 है, ये है, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, किस पर दिया, इस सिग्मा के सिग्मा स्टार पर दिया, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। लेकिन नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यूज हो गया, तो इस वजह से नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पहले ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज था, तो लास्ट में भी ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। बस यही बात यहाँ पर समझ आ रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि व्हेन इट इज अ पाई बॉन्ड दैट इज बीइंग ब्रोकन रेदर देन अ सिग्मा बॉन्ड। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, ठीक है, वैसे और उसको कॉम्प्लेक्स करके सारे केसेस पढ़ लें तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि when it is a pi bond that is being broken, the only pi bond is broken and sigma bond should be left in place। तो अगर कभी भी आपके पास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है आपको और एक पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो आपको पता है वीक बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है, तो वो पहले ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड में कुछ भी नहीं होगा। दिस इज व्हाट कॉमनली हैपेंस। कॉमनली वर्ड समझना, क्योंकि अगर 2 बार अटैक होगा तो हो सकता है सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो जाए, बट सिंगल केसेस में क्या होता है, कॉमनली हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल, कॉमनली जो होता है वो होता है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे कार्बोनिल ग्रुप बहुत वैरायटी ऑफ रिएक्शन शो करता है आपका कार्बोनिल ग्रुप, जिस वजह से कार्बोनिल ग्रुप आप बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो थ्रू आउट द ऑर्गेनिक रिएक्शन। कार्बोनिल ग्रुप आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये बहुत वैरायटी ऑफ रिएक्शन शो करता है, जिसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, जिस वजह से हम इसे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। कार्बोनिल ग्रुप इज अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, अटैक किया गया जस्ट एज इन द ब्रेकिंग ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड स्टार्ट्स द एरो इन द मिडिल ऑफ a pi bond and end up to putting the arrowhead on the more electronegative atom, in this case आपका ऑक्सीजन है। तो यही है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज की तरीके से किया जा रहा है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसके पाई स्टार पर एक तरीके से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर गया है, और यहाँ से पाई स्टार पर गया तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पर गए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले गए। और यहाँ पर क्या हुआ, इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में CO सिग्मा बॉन्ड एक तो रिमेन रह गया, और एक नया सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, क्रिएट हो गया, और यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। In this case, the starting material had an overall negative charge, and this is preserved in anionic product। तो यही है भैया, एनायनिक प्रोडक्ट बना है, यहाँ पर भी ओवरऑल एक एनायनिक चार्ज था तो वो प्रिजर्व हो गया। The charge disappears from an hydroxide ion because it is now sharing a pair of electron with what was the carbonyl carbon atom, and a charge appears on what was carbonyl oxygen atom because it is now has one of the electron in the old pi bond। तो वही बात जो मैं तुमको बता रहा हूँ वही लिखा हुआ है कि भैया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि उसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इस वजह से वो न्यूट्रल हो गया है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है, अगला जो कॉन्सेप्ट समझना है वो समझना है पाई बॉन्ड एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के तरीके पाई बॉन्ड कैसे रिएक्ट करेंगे, और इस केस में हम लोग मैकेनिज्म कैसे शो करेंगे। इस समय भी ऐसा भी होगा कि पाई बॉन्ड बना होगा और वो एज अ बैक टेल जो कह रहे हैं उसको टेल की तरीके बिहेव करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यू सीन अबव एल्कीन कैन बी न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन न्यूक्लियोफाइल हो सकती है, हम लोगों ने स्टार्टिंग पढ़ा था ना न्यूक्लियोफाइल्स में। The reaction of an alkene with HBr is a simple example of CC pi bond is a homo of the nucleophile। तो CC pi bond में जो इसका pi bond होगा वो क्या होगा, होमो का काम करता है। होमो हम लोगों ने पढ़ा है ना लास्ट लेक्चर में, तो ये होमो का काम करेगा, इसके पास फील्ड ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, द फर्स्ट एरो देयरफॉर स्टार्ट्स इन द मिडिल ऑफ द pi bond। तो सिंपल सी बात है यार, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वहां से इलेक्ट्रॉन चला दो, उसकी जो पूंछ है एरो की वहां पर रख दो। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इसने इसके सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डाले, तो यहाँ पर अब बॉन्ड पेयर पाई बॉन्ड है तो वो इसके बीच से स्टार्ट होगा हाइड्रोजन एटम के पास, और पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन गए तो पाई आपका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ। अब इसके बाद सिग्मा स्टार पे इलेक्ट्रॉन गए तो सिग्मा स्टार ब्रेक हुआ। अब सिग्मा स्टार ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पर जाएंगे, किसके पास जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ब्रोमीन के पास जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान से समझना,
यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कनेक्ट कहाँ होगा, ये H प्लस आकर कनेक्ट हुआ इस कार्बन के साथ। ठीक है, अब ये H प्लस जो है ये इस कार्बन पर कनेक्ट होगा कि इस कार्बन पर कनेक्ट होगा, ये आप आगे चल के समझेंगे अभी धीरे धीरे। कुल मिला के हमें ये देखना होता है कि जो कार्बोकेटायन बना है वो मोर स्टेबल है। मतलब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जरा ध्यान से समझ लो इस बात को, ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉन्ड जो है ना हम लोग इस तरफ लगाते हैं ऐसे, H यहाँ लेते हैं और ये हम लोग ऐसे करते हैं HBr, ऐसे यहाँ पर ये Br लगाते हैं, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर भी कनेक्ट हो सकता है, इस कार्बन पर भी कनेक्ट हो सकता है। मार्कोनिकॉफ रूल से आप इस चीज को पढ़ चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पर नॉर्मली ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर आकर जुड़ेगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पर जुड़ेगा, मोर हिंडर्ड कार्बन पर आपका कार्बोकेटायन बनेगा जो ज्यादा, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। और देखिए यहाँ पर ये टोटल न्यूट्रल था, तो ये भी क्या है, ओवरऑल न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव इस पर नेगेटिव इस पर, तो ओवरऑल चार्ज क्या है आपका, कंजर्व्ड है। ठीक है, तो यही बात, ओवरऑल चार्ज इज कंजर्व्ड, यही सारी बातें इन्होंने इस पैराग्राफ में बता रखी है। आप इसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बुक का पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा टेलीग्राम चैनल पर या फिर डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, notice that it was important to draw the two reagents in the right orientation since we need the arrow to show which end of the alkene reacts with which end of HBr। बस यही बात तो मैं समझा रहा था तुमको, अब समझ गए ना। ये कह रहे हैं कि भैया तुम्हें लेफ्ट और राइट में सही से रखना पड़ेगा। अगर राइट में रख रहे हो मतलब इस तरीके से बॉन्ड बना, रिएक्शन मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी कि तुमको समझ में आ जाए कि कौन सा एंड एल्कीन का रिएक्ट करेगा किस एंड के साथ HBr के। देखो यहाँ पर इन्होंने वही बात जो मैं तुमको समझा था इन्होंने ऑलरेडी लिख दी है यहाँ पर, कि जब आपके पास डबल बॉन्ड ऐसा है और आप इस केस में चाहते हैं कि जो आपका H है ये H यहाँ पर आकर जुड़े आकर, ठीक है, यहाँ पर आकर जुड़े आकर, तो इस केस में क्या करेगा, आप इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करिए, आप इसको ऐसे लिखिए यहाँ पर। तो इससे समझ में आ रहा है अगर ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड ऐसे लिखा हुआ है और आपने ऐसे रिएक्ट कराया एक ब्रोमीन एटम के साथ, ब्रोमीन ब्रोमीन या फिर HBr के साथ, हाँ यहाँ पर अगर आपको, हाँ यहाँ पर अगर आपको ऐसे शो करना है यहाँ पर इस तरीके से HBr, तो इसका मतलब हो गया कि अब ये H प्लस कहाँ जाएगा, इस जगह जाएगा। और अगर आपने ऐसे करके ऐसे 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 करके ऐसे HBr शो किया तो इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट समझ लेना, यहाँ पर ये H कहाँ जाएगा, इस जगह जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा। तो इतना सा अंतर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर कह रहे हैं इफ यू फाइंड योरसेल्फ मेकिंग एंड ambiguous drawing like this, hope I am pronunciating it right, it is worth having another go to see if you can be clear। अब समझ रहे हैं कि भैया थोड़ा सा और आगे बढ़ लो, इसको और थोड़ा सही तरीके से समझ लो। When the nucleophile is a pi bond rather than a lone pair or a charge, there is always question of which end of the bond actually reacts। तो हमें ये समझना पड़ता है कि कौन सा बॉन्ड रिएक्ट कर रहा है। One way to make it clear is to draw an atom specific curly arrow actually passing through the atom that reacts something like this will do। अच्छा, इन्होंने कह दिया कि भाई आप ऐसा करो कि अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना, तो आप एक काम करो, आप एक काम क्या करो कि आप एरो हमेशा जब डबल बॉन्ड वाला बनाओ तो उस डबल बॉन्ड वाले को एरो को उस एटम के ऊपर से ले जाओ। जैसे इन्होंने ये कार्बन एटम के पास से ले जा रहे हैं ना, ऐसे इस एटम के ऊपर से ले जाओ, तो ये बता देगा कि ये वाला कार्बन एटम रिएक्ट करने वाला है। अगर आप इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे बनाते हैं HBr में, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि ये मैकेनिज्म कह रही है कि इस कार्बन एटम से इस हाइड्रोजन को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। There, this reaction is does not impact stop whereas two ion produce now react with each other to form the product reaction। सिंपली बता रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, अभी रिएक्शन एटम्स यहाँ पर रुकते नहीं है, ये और भी रिएक्शन करते हैं। The anion is nucleophile and carbocation is its empty p orbital is a electrophile। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ रिएक्शन खत्म नहीं होती है, अब ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देगा और ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बनकर आता है। अब इसके आगे और देख लेते हैं, अगर सिग्मा बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम करे, क्या करे, सिग्मा बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करे। व्हेन सिग्मा बॉन्ड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तब एरो को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, द इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव टू गो वन एंड ऑफ द सिग्मा बॉन्ड एज
they form a new sigma bond to the electrophile. We can we can return to an earlier example, the reaction of NaBH4 with a carbonyl compound. हम लोगों ने पढ़ा था ना NaBH4 में सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है. The complete mechanism in this example, one of the atom, that is hydrogen atom, moves away from the rest of the BH4 anion and becomes bonded to the carbonyl compound. The LUMO of electrophile is of course the pi star orbital of the CO bond. ये इसका LUMO है. और HOMO क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या है, HOMO का काम करता है. तो यहां पर अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड अगर एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है तो उस समय आप एरो उसके सेंटर से ले जाएंगे. वही मेन बात, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वहां से उठाएंगे एरो को और जहां पहुंचाना है वहां तक पहुंचा देंगे. तो पहुंचा रहे हैं हम लोग, कहां तक पहुंचा रहे हैं, इस कार्बन एटम के पास लाकर रख रहे हैं. और यहां से ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन एज अ H माइनस एनायन, एज H माइनस एनायन, नॉट लाइक H माइनस एनायन की तरह जा रहा है, लेकिन H माइनस एनायन है नहीं. H ने यहाँ पर अटैक किया, देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस तरीके से आकर लग गया. तो सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल में जब आएगा तो एरो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे. ठीक है. यहाँ पर ऊपर कोई एक और बात नोटिस दे रखी है, उसको भी पढ़ लेते हैं. नोटिस द कॉन्ट्रास्ट विद द रिएक्शन ऑफ H3O प्लस अबव. अनलाइक the oxygen atom in the H3O plus, the carbon atom in the carbocation has only 6 electrons, so can accept 2 more. Notice contrast with the reaction of H3O plus above. Unlike O atom in the H3O plus, the carbon in the carbocation has only 6 electrons, so can accept 2 electrons. तो बहुत स्क्रीन के पास खड़ा हूँ ना, तो इस वजह से यहाँ से पढ़ते हुए बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है. बुक को से सामने से पढ़ने में आसानी रहती है. तो तुम लोग बताना जरूर ये बात कि बुक रीडिंग सीरीज ऐसे ज्यादा सही लग रही है या वैसे. मुझे लग रहा है शायद वैसे ज्यादा सही लग रही है, लेकिन ऐसे हो सकता है आपको ज्यादा इंटरेक्टिव लग रही हो चांस. तो इस पॉइंट को भी आप पढ़िएगा. ठीक है. आगे क्या कह रहा है, द एरो फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल शुड स्टार्ट इन द मिडिल ऑफ द बॉन्ड दैट ब्रेक्स एंड सो which atom is transferred to the electrophile. तो सीधी सी बात है भैया, इसके लिए you could use an atom specific arrow. फिर से वही बात कि तुम इसको ऐसे अगर रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि कौन सा एटम गया है ये भी पता चल जाए उस सिग्मा बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पर ये आप उस एटम को साथ में ले चलो, उसके बीच में ले चलो. तो आप ध्यान रखना, जब भी एक सिग्मा बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो अपने साथ एक एटम अटैच कराता हुआ ले जाता है साथ. ठीक है. द एटम विच फॉर्म is an intermediate. जो एटम फॉर्म हुआ है वो एक इंटरमीडिएट है, नॉट द फाइनल प्रोडक्ट. द रिएक्शन इज ऑफन कैरिड आउट इन वाटर. द एनायन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल टू रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर. तो ये वही इंटरमीडिएट नहीं होते हैं, इसके बाद भी रिएक्शन होती है. वाटर आपने यूज किया, O माइनस के साथ रिएक्ट करके ये आपने बना दिया. ठीक है. तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं. किसकी समरी कर लेते हैं, अपने इस पूरे के पूरे कर्ली एरो की. यहाँ पर हम लोगों ने इसको एनायन को भी देख लिया, लोन पेयर को भी देख लिया, सिग्मा बॉन्ड को भी देख लिया, पाई बॉन्ड को भी देख लिया. तो अ कर्ली एरो शोज द मूवमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अ टेल ऑफ द एरो शोज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच विल बी अ फील्ड ऑर्बिटल. होमो जिसे कहते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लोन पेयर के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नेगेटिव चार्ज के पास भी सकता है, पाई बॉन्ड के साथ भी सकता है, सिग्मा बॉन्ड के साथ भी सकता है. हेड ऑफ एरो इंडिकेट द डेस्टिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच विल बी. एक एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकता है वेयर अ न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड. ठीक है. एक पाई स्टार या फिर सिग्मा स्टार भी हो सकता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. इसके बाद ऑन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट कैन सपोर्ट अ नेगेटिव चार्ज. कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हो सकता है जिसमें एक बात ध्यान रखना, दैट कैन सपोर्ट नेगेटिव चार्ज. तो हमेशा जब ऐसी एरो रिएक्शन कराना तो उसमें जब तुम ऐसे मान लो ए बी है और आपने इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल लिया, उस पर इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, उसको इस तरीके से अटैक कराकर ऐसे ब्रेक कराया, तो यहाँ पर ये जो एटम है ये एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास नेगेटिव आयन हो सके, मतलब वो नेगेटिव आयन ले सके. अब मान लो ये मेटल है तो मेटल नेगेटिव आयन तो चाहता नहीं है, तो उस केस में ये रिएक्शन हो सकता है तुम्हारी गलत होगी. लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस पर नेगेटिव चार्ज रह सकता है, तो वो एक अच्छी मैकेनिज्म होगी. ड्रॉइंग योर ओन मैकेनिज्म विथ कर्ली एरोस. अब अपने मन से मैकेनिज्म बनाने के लिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि
व्हेन यू मीट अ न्यू रिएक्शन यू मस्ट डू टू थिंग्स, दो चीजें आपको बताना चाहिए, आइडेंटिफाई विच बॉन्ड हैव बीन फॉर्म्ड एंड ब्रोकन, तो कौन सा बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है। जैसे मान लीजिए ये MEI है, ये PS3P है, आपने प्रोडक्ट देखा जिसमें PS3P और Me, फास्फोरस और Me के बीच में बॉन्ड बना है, और ब्रेक कौन सा हुआ है, MEI बॉन्ड ब्रेक हुआ है। डिसाइड विच मॉलिक्यूल इज न्यूक्लियोफाइल एंड विच इज इलेक्ट्रोफाइल, तो सीधी सी बात आपको बताया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल होंगे। तो आपको पता है PS3P में फास्फोरस के पास इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल होते हैं, लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। वो अटैक किस पे करेगा, MEI के सिग्मा बॉन्ड पर, और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्लियरली देखिए, आपकी PS3 इस तरीके से लिखिए, CH3I इस तरीके से लिखिए, इसके पास का लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन सिग्मा बॉन्ड के किसमें, सिग्मा स्टार में, और जिससे ये बॉन्ड क्या होगा, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अब इसके बाद यही बात इन्होंने और आपको क्लियरली बता रखी होगी, इसे आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, यही सारी बातें इन्होंने बढ़ाई हुई है, मैं देख चुका हूँ, देखो यही बात सारी आगे आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आपका फर्स्ट ट्राई था, जिसमें आपने पहली बार बिना किसी रिएक्शन को देखे उसकी कर्ली मैकेनिज्म आपने लिखकर करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब वॉच आउट फॉर 5 वैलेंस कार्बन, यहां पर क्या कर रहे हैं, वॉच आउट फॉर 5 वैलेंस कार्बन, 5 वैलेंसी वाले कार्बन के बारे में चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसी चैप्टर में। We now out to spell out one thing that we have never started but rather assumed. Most atoms in stable organic molecule have a full complement of electron. 2 in the case of hydrogen atom, 8 in the case of carbon, nitrogen, oxygen. And so, if you make a new bond to those elements, you must also break an existing bond. Suppose you just added PPS3 to the Me in the last example without breaking the CI bond. हाँ, तो यहाँ पर ये आपको एक बात बता रहे हैं कि इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर जब कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। आप कई बार मैकेनिज्म करेंगे और मैकेनिज्म करते समय आपके सामने एक चीज आएगी जिससे आप इस मैकेनिज्म को सही कर सकते हैं। क्या कि मान लो तुमने जैसे ये PPS3 था, और PPS3 में जब आपने इसमें अटैक कराया किससे, CH3I पर, तो CH3I से जब आपने इस पर अटैक करा तो बॉन्ड जब आपने इसको ब्रेक किया, तो अगर आपने ये बॉन्ड ब्रेक ना किया होता तो यहाँ पर इस कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड बन जाते और उसकी वैलेंसी कितनी हो जाती, 5 हो जाती, जो कि हो नहीं सकती है। तो इसका मतलब है कि आपने गलत मैकेनिज्म करी है, इसलिए बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास कई एग्जांपल्स होंगे जहां पर अगर हाइड्रोजन एटम है, जैसे मान लीजिए HCl है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर किसी न्यूक्लियोफाइल से अगर आप अटैक करा रहे हो, न्यूक्लियोफाइल ने सिग्मा स्टार पर अटैक किया, और अगर आप सोचोगे कि जरूरी थोड़ी ना है कि ये बॉन्ड ब्रेक ही हो, तो जरूरी नहीं है, तो लगा के देख लो, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये क्लोरीन आ गया, और इस पर इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंस नहीं शो कर सकता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 नहीं हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपके पास इस बॉन्ड को ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सबको जनरल वैलेंसीज पता है कि हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है, ठीक है, कार्बन की 4 होती हैं, तो जो आपने मैक्सिमम वैलेंसीज पढ़ी हैं, उन मैक्सिमम वैलेंसीज से ज्यादा वैलेंसी ना हो कभी भी किसी मैकेनिज्म में। अगर ये बात हर मैकेनिज्म में फॉलो हो रही है, हर मैकेनिज्म में मतलब ये बात कवर की जा रही है, तो मैकेनिज्म आपकी सही है, ठीक है। तो कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही होती है, तो इससे 4 से ज्यादा अगर आपकी हो रही है तो मतलब आपकी मैकेनिज्म क्या है, गलत है। अब आगे क्या कह रहा है, दिस स्ट्रक्चर मस्ट बी रॉन्ग बिकॉज कार्बन कैन नॉट हैव 5 बॉन्ड्स, इफ इट डिड इट वुड हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 2s and 3p ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल कैन कंटेन ओनली 8 इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सी बात है, उसके वैलेंस ऑर्बिटल में 2s 2p ऑर्बिटल होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ही ले सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकते, तो हो गई बात सही। यही बात इन्होंने आपको और क्लियर करके बता दी कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नेवर हैव 4 बॉन्ड्स, इनके पास 4 बॉन्ड भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना 2s 2p में सिर्फ और सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ और कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे उनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, उस वैलेंस सेल में अब कोई ऑर्बिटल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो वो 2 से 3 बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। तो H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल में आप 3 बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। H3O प्लस का केस में H3O प्लस है, तो प्लस लगने की वजह से
ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इफ यू मेक अ न्यू बॉन्ड टू अनचार्ज हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यू मस्ट ऑल्सो ब्रेक वन ऑफ एग्जिस्टिंग इन द सेम स्टेप। अगर अनचार्ज हाइड्रोजन है, अनचार्ज कार्बन है, अनचार्ज नाइट्रोजन है, अनचार्ज ऑक्सीजन है, तो आप जब बॉन्ड बनाएंगे तो आप बॉन्ड ब्रेक भी आपको करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। मैकेनिज्म विद सेवरल स्टेप, अगर आपको सेवरल स्टेप की मैकेनिज्म हो गई, मान लीजिए ये आपके सामने एक मैकेनिज्म है। एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी मेंशन्ड दैट द फैक्ट दैट कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद साइनाइड, वी आर नाउ गोइंग टू डिड्यूस अ मैकेनिज्म, दिस इज द रिएक्शन। ये तो रिएक्शन है आपके सामने, अब इसकी मैकेनिज्म हम लोग करनी है। We must decide what happens. NaCN is an ionic solid, so the true reagent must be cyanide ion, whose structure is discussed in the page number 112. As it is an anion, it must be a nucleophile and a carbonyl group must be an electrophile. सीधी सी बात है, cyanide ion इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। लोन पेयर है, लोन पेयर आप यहाँ से यहाँ डाल दीजिए, यहाँ से ये बॉन्ड के सेंटर से ब्रेक करेंगे, सेंटर से बॉन्ड को ब्रेक करिए इस तरीके से, ऑक्सीजन के पास O- आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, सेवरल स्टेप की रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो दिस इज गुड मैकेनिज्म बट इट डजंट एक्वाइट प्रोडक्ट, इट डजंट क्वाइट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, तो देयर मस्ट बी अ सेकंड स्टेप इन द एनायनिक ऑक्सीजन पिक्स अप द प्रोटॉन फ्रॉम द समवेयर। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आया है, इसने वाटर से प्रोटॉन ले लिया होगा, तो उसको शो कैसे करेंगे, इसने इलेक्ट्रॉन दिया सिग्मा स्टार ऑफ H2O के OH बॉन्ड को, तो उससे ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, इस तरीके से ब्रेक हुआ। यही सारी बातें हम लोग समझते आ रहे हैं, और यहाँ पर आपका OH और साइनाइड आयन आपका बनकर आ गया। अब ये कह रहा है कि भैया और भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई अ मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, प्राइमरी अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिमेट्रिक ईथर इन एन एसिड। तो भैया यही सारी बातें आप चाहे तो जितना जो चाहो कर सकते हो, आप डायरेक्शंस कुछ लिखी हुई है, इसके आगे आप पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल सिंपल सारी बातें हैं। ये तो दिल पे ले गया, भूल जाओ। ठीक है, अब और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कुल मिलाकर, अब और उसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये कह रहा है देखो, जैसे यहाँ पर ये आपका अल्कोहल है, इसकी H+ से रिएक्शन करा हुआ है, तो ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन और इन्होंने आगे करा दी होगी, और आगे करा दी होगी। अब क्या है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, अब तो ऑक्सीजन और खतरनाक टाइप का क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो जो उसका सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक होने को तैयार है, तो दूसरा जो अल्कोहल है वो उस पर अटैक करेगा, और अटैक करने से ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से ब्रेक होने की वजह से देखो कह रहा है, a positively charged oxynium ion has to be the electrophile in the second step of the reaction, and the only possible nucleophile is another molecule of ethanol. But now why do they react? ये react क्यों करेंगे? It is tempting to allow the ethanol's lone pair to attack the positively charged oxygen atom, but that would give us another oxygen atom with 10 electrons. तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, अगर आपने इसको अटैक करा दिया डायरेक्टली ऑक्सीजन एटम से, मान लो ये ऑक्सीजन है ना, इसके पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सीधा इस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले, लेकिन इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, और कहा गया, बट दैट वुड गिव अस एन ऑक्सीजन विथ एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स एज विथ H3O+, दिस पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नॉट एन एम्प्टी ऑर्बिटल चार्ज, this positive charge is not an empty orbital। यहाँ पर H3O+ में जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो एक empty orbital नहीं है, यही बात ये बता रहा है। ठीक है, the attacking OH bond is a good alternative, but that just break us back to the where we started। अब ये कह रहा है कि देखो सुनो, ये तुम्हारा एक तरीके का H3O+ टाइप का ऑक्सीनियम आयन हो गया। अब ऑक्सीनियम आयन में जब आप प्लस चार्ज देखते हो तो आप ये समझते हो कि प्लस चार्ज मैक्सिमम केस में एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, लेकिन H3O+ के केस में प्लस चार्ज एक एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। वैसे ही यहाँ पर जो ये प्लस चार्ज है, ये एक एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। अब एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि वैलेंस ऑर्बिटल्स आप देख लो,
वैलेंस शेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन थे कितने, 6। 6 में से इस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 6 की जगह बचे 5। अब 5 में से 3 है अनपेयर्ड, जो कि p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या है, मतलब p तो नहीं, वो sp3 हो जाते हैं। 3 ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वो तीनों के तीनों के साथ बॉन्ड बना लिए हैं। जब तीनों के साथ बॉन्ड बना लिए हैं तो इसका मतलब है कोई एम्प्टी ऑर्बिटल तो है ही नहीं। तो जब एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑक्सीजन एटम की जगह हाइड्रोजन एटम हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं ये सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हो सकता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हाइड्रोजन एटम काम करेगा, ठीक है। OH बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन एटम नहीं, वही OH बॉन्ड क्या करेगा, एक गुड अल्टरनेटिव का काम करेगा। OH बॉन्ड विल एक्ट एज अ गुड अल्टरनेटिव, ठीक है। बट दैट अगर, लेकिन कह रहा है कि अगर मान लो तुमने इससे कराई, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, तो उससे होगा क्या, उससे फिर से यही मिल जाएगा आपको। कैसे मिलेगा यही, देखो ये तुमने इससे इसको अटैक कराया तो ये वाला ग्रुप एल्कोहल बना, और ये हाइड्रोजन जब इस पे लगा तो कुल मिलाकर ये बन गया, ये बन गया। तो हम लोग फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम स्टार्ट किए थे। व्हाट वी नीड अ न्यू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। हम लोग क्या चाहते हैं, एक नया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड चाहते हैं। अगर मतलब कुछ नया हो, सीधी सी बात है, अगर फिर से वही बॉन्ड बन गया तो क्या फायदा। सो द लोन पेयर मस्ट अटैक एट कार्बन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो लोन पेयर है वो कार्बन पर अटैक करना चाहिए, पुटिंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू CO sigma star and expelling a molecule of water. Here's the full mechanism of the last step is loss of proton to give ether. तो ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर आप रिएक्शन जैसे ऊपर वाली मैंने करके दिखाई, तो ऊपर वाली रिएक्शन होती रहेगी। तुम ये मान लो कि वो रिएक्शन होती रहेगी, होगी फिर से वही बन गया, होगी फिर से वही बन गया, फिर से होगी। तो मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल H जो आपका ये है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट किया और ये आपस में एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट होते रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो लगातार हो रहा है हो रहा है हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन किसी न किसी पल, किसी न किसी क्षण एक बार ऐसा भी हो सकता है, कब, कि जब ये आपका जो ये वाला पार्ट बना है, ये वाला पार्ट बना है, इस पर ये जो आपका OH ग्रुप है, दूसरा अल्कोहल है, इस प्रोटॉन पर अटैक करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि वो इसके सिग्मा स्टार पर ना अटैक करके इसके सिग्मा स्टार पर ट्राई करे, CO बॉन्ड के सिग्मा स्टार पर ट्राई करे, और जैसे ही वो CO बॉन्ड के सिग्मा स्टार पर ट्राई करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ब्रेक होने से बहुत स्टेबल साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा वाटर, और यहां पर क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरीके से एक नया CO बॉन्ड बनेगा। और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इस प्रोटॉन के सिग्मा बॉन्ड से खुद ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और देखिए इसको एरो से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस यहाँ पर लोन पेयर है, और लोन पेयर ले किसने लिया, इस ऑक्सीजन एटम से। तो अब क्या बन गया, आपका डाई एथिल ईथर बन गया, और H+ निकल गया, और सोल्यूशन तो वैसे भी आयनिक सोल्यूशन है, तो वहां पर H+ फिर से वापस चला जाएगा इसके पास, और ये इससे रिएक्ट करेगा, और इस तरीके से ये एक तरीके की साइकिल टाइप की आपकी बनकर आ जाएगी, ठीक है। नाउ फॉर द समथिंग कंप्लीटली न्यू, ट्राई ड्रॉइंग अ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। अब सब एकदम कुछ नया और नया ट्राई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कुछ और नया ट्राई करते हैं, और उसमें हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये मैकेनिज्म फॉलो करनी है। तो ये वाली मैकेनिज्म मैं क्या करूंगा, आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूंगा, इसके साथ जो इसके क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन भी हम लोग साथ में ही नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। बुक रीडिंग सीरीज को मैंने आपको आपके सामने बोर्ड पर पढ़ाया, तो आप एक बार जरूर बताना कि बोर्ड पर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है या फिर बुक पर जैसे लगातार चल रहा था। तो जैसा आप कमेंट करेंगे उसी हिसाब से मैं आगे आपको इस बुक रीडिंग सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैडकेम क्लासेस के और भी अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में अगर आपको डिटेल पता करनी है, जैसे अगर आप BSc के बाद अगर आप IIT जैम के थ्रू IIT से या फिर DU BHU से MSc करना चाहते हैं, तो उसके लिए IIT जैम के नए बैचेस मैडकेम स्टार्ट कर रहा है। मैडकेम का ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप CSIR नेट केमिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे ऐप पर नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और गेट केमिस्ट्री 2023-2024 के लिए भी नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको बस मैडकेम का ऐप नीचे दिया हुआ है, वहां से उसके बारे में उसको डाउनलोड कर लीजिए। और मैडकेम क्लासेस के और भी डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप मैडकेम की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो है www.madcamclasses.online। Thank you so much guys for watching this video. Thank you so much for being there. Do like this video, share with your friends, and don't forget to
subscribe the YouTube channel of